ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोन्स को भी हमें दो पोर्शन में पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा पिट्यूटरी के हार्मोन्स और एक पढ़ना पड़ेगा ओवरी हार्मोन्स, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्राइब करो ओवेरियन एंड पिट्यूटरी, ठीक है, चेंजेस ओवेरी के चेंजेस क्या होते हैं जब मैस्चुरेशन होती है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। तो नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग डाली जाएगी पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी हार्मोन, कौन से हार्मोन्स थे जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, बताओ दो नाम। FSH और LSH, LH और FSH, LH एंड FSH। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पिट्यूटरी का हार्मोन होता है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसका नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द नंबर 1 इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम में लिखा हुआ है किसको स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और ये रिलीज करवाया जाता है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज करवाया जाता है। नेक्स्ट, ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यहाँ पर हम इसके अब क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं उसको जरा देखते हैं। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स में, जो इसके नाम से पता चलता है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, क्या क्या चेंजेस आता है फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल बदल जाती है सेकेंडरी में, देन टर्शरी में, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। नेक्स्ट, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करती रहेगी वैसे वैसे कौन सा हार्मोन निकलता है, बताओ। फॉलिकल एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। यहाँ पर जैसे जैसे फॉलिकल्स ग्रो करती रहेगी वैसे वैसे ये हेल्प करता रहेगा सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन में। तो फॉलिकल की ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पर एक हार्मोन निकलता रहेगा जिस हार्मोन का नाम होगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो इट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम फॉलिकल्स, फ्रॉम फॉलिकल्स। फॉलिकल से क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कहाँ पर देखने को मिलती हैं जरा बताना, किस जगह पर ब्लड वेसल्स डेवलप करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एंड्रोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम पे। क्यों करती है, मैंने क्वेश्चन कल भी पूछा था, क्या कारण होता है इन ब्लड वेसल्स के डेवलप करने का, फिर भूल गए। डेवलपमेंट, किसके लिए, क्या पता नहीं, क्या बोलो, दोबारा बोलो। एक तो चुप हो जाते बोल के। मैंने क्या बताया था, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनेस किस लिए बढ़ती है, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। और इम्प्लांटेशन अगर हो गई, अगर कोई एम्ब्रियो आके फिट हो गया तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देगा, ये ब्लड वेसल्स क्या देंगी उस एम्ब्रियो को, न्यूट्रिशन देंगी। तो न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए क्या डेवलप करती हैं, ब्लड वेसल्स डेवलप करती हैं। उसके बाद ये ब्रेक डाउन करके बाहर आ जाती हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट आता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट है। और ये जो LH होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ओवुलेशन। इट हेल्प इन इट हेल्प इन ओवुलेशन, ये हेल्प करता है ओवुलेशन में। कौन से डे पे ओवुलेशन होती है, ऑन 14th डे, ठीक है। तो मोस्टली ओवुलेशन होती है 14th डे पे।
ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे कोई फीमेल ये पता कर सकती है कि उसकी ओवुलेशन स्टार्ट हो चुकी है? टेम्परेचर से। ठीक है, अपना जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल पहले लिख देता हूँ, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो होता क्या है, जो फर्स्ट डे होता है ब्लीडिंग का, उस दिन अपना टेम्परेचर चेक करा जाए। टेम्परेचर जो होगा वो रहेगा अराउंड मान लो 96 97। ठीक है, और ये टेम्परेचर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। 14th डे जो होगा, ठीक है, मतलब जो ओवुलेशन वाला डे होगा, उस दिन टेम्परेचर जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, उस दिन टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा हाई होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री जो होगा वो हाई होगा। ठीक है, तो ओवुलेशन वाले दिन क्या होता है, टेम्परेचर हाई होगा। ओवुलेशन का मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती, ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना। अच्छा हाँ, एक एक और चीज यहाँ तो मैं भूल ही गया बताना। कुछ मिथ होता है, जो मिथ यूं कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कैन कज रिप्रोडक्शन, मतलब वो क्या कज कर सकता है, जाइगोट फॉर्मेशन कर सकता है। कोई बच्चा ये बताओ, इस ब्लीडिंग के दौरान क्या अगर स्पर्म आ जाए तो कोई भी जाइगोट बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? ब्लीडिंग पीरियड के दौरान अगर कोई स्पर्म आ जाए तो क्या कोई जाइगोट बनेगा? यस और नो? लॉजिक से बताओ। नो सर। नहीं बनेगा, क्यों भाई? यहाँ पर कोई ओवा है? यहाँ पर कोई सेकेंडरी साइट है? कुछ नहीं है यहाँ पे। इस स्टेज में जब सब कुछ टूट चुका है तो यहाँ पर कोई भी ओवा है नहीं, कोई भी सेकेंडरी साइट है नहीं। तो यहाँ पर अगर स्पर्म आ गया तो उस टाइम पे कैसे फर्टिलाइजेशन हो सकती है, कैसे जाइगोट बन सकता है? तो इसलिए मिथ होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फर्टिलाइजेशन जो होती है या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, जाइगोट फॉर्मेशन हो सकती है। क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज उस टाइम पे जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हेल्प करता है ओवुलेशन को 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ठीक है, और ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक तरीके से ये किसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं यूट्रस के अंदर। ठीक है, उन ग्लैंड्स की बात कर रहा है जो ग्लैंड्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करवाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो यूट्रस के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इवन ये ग्रैनुलोसा सेल्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन आता है यहाँ पर कितने हॉर्मोन्स लिख दिए हमने? 2 पिट्यूटरी हार्मोन लिख दिया, और इसके बाद अब लिखेंगे ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं वो 2 होते हैं। ओवेरियन हार्मोन, एक जो होता है जो फॉलिकल से निकलता है शुरू में, ओवरी की फॉलिकल से निकलता है शुरू में, और एक जो होता है निकलता है बाद में। जो शुरू में निकलता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, और जो बाद में निकलता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे? एस्ट्रोजन के बारे में। तो नंबर 1 ओवेरियन हार्मोन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये किस तरीके से वर्क करता है? ओवेरियन हार्मोन ये रिलीज करा जाता है ओवरी के द्वारा। ठीक है, तो इट इज रिलीज्ड बाय ओवरी। ओवरी में कौन रिलीज करवाता है इसे? तो यहाँ पर इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इट इज रिलीज्ड बाय ओवरी बाय ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो होता है इस पे क्वेश्चन आता है कि इसे कौन रिलीज करवाने में हेल्प करता है? तो एस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय, एस्ट्रोजन को रिलीज करवाने में हेल्प करती है ग्रैनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल्स। या तो ग्रैनुलोसा सेल हेल्प करती है इसको रिलीज करवाने में, या हेल्प करती है फॉलिकुलर सेल। दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ग्रैनुलोसा सेल्स हो सकता है लिखा हुआ, या फॉलिकुलर सेल्स हो सकता है। तो ये कौन से हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प करती है? एस्ट्रोजन हार्मोन को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब आएगा वो पॉइंट जो मैंने आज समझाया है। क्या? ये ओवुलेशन से पहले एलएच की सिक्रीशन को बढ़वाता है। तो it stimulate LH secretion ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ठीक है, एलएच की सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करवाता है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो इससे एक एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग
ओवुलेशन या ड्यूरिंग LH सर्ज विच हार्मोन इज आल्सो इंक्रीज्ड, और कौन सा हार्मोन जो होता है जो उसके साथ इंक्रीज हो रखा होता है। तो तुम चार्ट को देख के क्लियरली देख सकते हो एस्ट्रोजन जो होता है वो LH के साथ साथ क्या हो रखा होता है, इंक्रीज हो रखा था। एक्चुअल जो LH इंक्रीज हो रखा होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज हो रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है LH की सिक्रीशन को फॉलिकुलर फेज में। नेक्स्ट, जो एस्ट्रोजन जो होता है ये इनिबिट करता है इसी LH को दोबारा, बट कब, ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज या ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, जब जब तुम्हारा वो बन जाता है कॉर्पस लूटियम बन जाता है, तो ये इनिबिट कर देता है LH एंड FSH को। इट इनिबिट LH एंड FSH, इवन जो इसे सिक्रेट कर रहा है उसे भी इनिबिट कर देता है ये। तो इट इनिबिट LH एंड FSH ड्यूरिंग ड्यूरिंग लूटियल फेज। तो ओवुलेशन से पहले क्या कर रहा है ये, सिक्रीशन को बढ़वा रहा है इन दोनों हार्मोन्स की या LH की, और ओवुलेशन के बाद क्या करवा रहा है, इनकी सिक्रीशन को इनिबिट करवा रहा है, रोक रहा है। तो ड्यूरिंग लूटियल फेज, और इसी फिनोमिना के ऊपर वर्क करती है पिल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अबाउट एस्ट्रोजन, क्या काम करता है। और एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो होता है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम में। तो इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट और क्या फंक्शन होता है एस्ट्रोजन का, ये हेल्प करता है मेंटेन करने में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन। इट हेल्प इन मेंटेनिंग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेन सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेकेंडरी जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको उनकी शेप एंड साइज मेंटेन करने में हेल्प करता है, लाइक मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, लाइक यूट्रस। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की शेप एंड साइज को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में कौन हेल्प करता है, एस्ट्रोजन हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका नेक्स्ट फंक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट ये क्या होता है, एक तो रिलीज कौन करा जाता है, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा। इनिबिट करता है LH को फॉलिकुलर फेज में, और ओवुलेशन के बाद इसे स्टिमुलेट करता है LH को फॉलिकुलर फेज में, और इनिबिट करता है लूटियल फेज में। ठीक है, डेवलपमेंट करवाता है एंडोमेट्रियम की। और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये नॉर्मली याद रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टीनेज के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल एंड फीमेल में। तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे रिपीट करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो मेल में ज्यादा होते हैं और फीमेल को हार्ट अटैक कम आता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है। ठीक है, तो ये लो कर देता है, इट लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल की बॉडी में होता है, और फीमेल की बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो नेचुरली लो करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन होता है वो हेल्प करता है, इट लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन फीमेल्स, देयरफॉर हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल्स में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं इन फीमेल्स। देयरफॉर चांसेस जो होते हैं के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं हार्ट अटैक के चांसेस। ठीक है, देन ओवेरियन के बाद आता है बी, ओवेरियन में ही बी आता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, तो मैंने क्या बताया था, कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, और ये एंडोमेट्रियम जो डेवलप हो रखा है उसको टूटने नहीं देता, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी साइड को भी टूटने नहीं देता, वेट करवाता है स्पर्म के लिए। तो इट इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम, इट इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम इसे सिक्रीट करता है, एंड इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग, इट हेल्प टू मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देता। ठीक है,
अगर मान लो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, स्पर्म आ गया, तो ये हार्मोन जो होता है ये 9 मंथ तक हाई रहता है, 9 मंथ तक इसका लेवल डाउन नहीं होता। तो इट हेल्प टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम के साथ साथ किसकी वो मेंटेन करवाता है, सेकेंडरी oocyte को भी टूटने नहीं देता, सेकेंडरी oocyte को भी टूटने नहीं देता ये कुछ दिनों तक, जब तक स्पर्म नहीं आता। एंड ब्लड वेसल्स को भी टूटने नहीं देता, एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स को भी टूटने नहीं देता। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर सडन डाउन हो जाए तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इन सब चीजों को रोक के रख रहा था टूटने ना देने से, इसका लेवल अगर सडन डाउन हो जाता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, सब चीजें टूटने लग जाती है। ठीक है, ये इनिबिट करता है सेम जैसे एस्ट्रोजन कर रहा था, सिक्रीशन ऑफ, इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। ठीक है, तो इसलिए जो पिल्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर मोस्टली हाई लेवल जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन का होता है। ठीक है, मोस्टली फोकस करा जाता है प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। ऐसी एक बहुत फेमस पिल है जो इंडिया में डेवलप करी गई है जिसका नाम है सहेली, और उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन से मिलता जुलता एक केमिकल है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है। ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड की, इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड यूटेराइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये था फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके हार्मोन्स और सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, किस किस तरीके से आ सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली मैंने हर क्वेश्चन को यहाँ पर बोला है, बाकी कोई रह गया हो तो कह नहीं सकते। इंपॉर्टेंट जो जो मैंने देखा है अपनी आंखों से वो मैंने बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली ओवरी से सिक्रेट होता है, इसके अलावा इसे कौन सिक्रेट करता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्लेसेंटा भी सिक्रेट करती है। ठीक है, तो नॉर्मल आम जिंदगी में, ठीक है, कौन सिक्रेट करता है, ओवरीज। ठीक है, पर मेंटोस जिंदगी में, नॉन आम जिंदगी में, ठीक है, नॉन आम जिंदगी में प्लेसेंटा भी सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो ये बात याद रखना, प्लेसेंटा का भी हार्मोन होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस चीज में बच्चे गलती कर देते हैं, एंट्रेंस के क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज जो थी वो मैं समझा चुका था कि कैसे ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती थी। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर समझ लो कि क्या क्या हमने देख लिया है इस चैप्टर के अंदर, फिर हम फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा 3 इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के। ठीक है, और एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स था जो हमने पढ़ लिया। ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर फ्यूजन होगी मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, जो अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे उसी में ये चीज क्लियर हो जाएगी। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्चुरेशन, मतलब जो हमारा अभी रह गया है इस सिलेबस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट रह गया है, बाकी यू मान के चलो कि खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, इसके बाद हमने गोनाड्स के बारे में पढ़ा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, इनसे जब हार्मोन सिक्रेट होता है तो उसे टीनेज कहते हैं, हार्मोन के सिक्रेट होने की वजह से जो चेंजेस आते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म कैसे बनता था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल्स थी, फिर वो सिक्रेट होकर आता था यूरेथ्रल मिएटस तक, मतलब यूरेथ्रा के अंदर, और बाहर चला जाता था। इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वीगस ग्लैंड थी। ठीक है, जिन्हें हम एसेसरी ग्लैंड कहते थे, उन रास्तों को एसेसरी डक्ट कहते थे। टेस्टिस के बारे में और स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा कि इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है। स्क्रोटम इसमें लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट्स को लिखा, स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ी कि कैसे हाइपोथैलेमस का हार्मोन निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एफएसएच एलएच हार्मोन निकलते हैं और डेवलपमेंट करवाते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल की। इसके वेरियस फेजेस थे उनके बारे में जाना। इस डायग्राम के बारे में जाना जो 2 और 3 नंबर में आ जाता है, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा और उसके हेड के ऊपर कौन कौन से एंजाइम होते हैं इनके बारे में पढ़ा। इसको दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन से एंजाइम होते हैं क्योंकि अभी यूज होगा। तो स्पर्म के हेड के ऊपर एंजाइम होते हैं hyaluronides, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और स्पर्म लाइसिन। ठीक है, और ये डिग्रेड करते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं वेरियस लेयर्स ऑफ ओवम। ठीक है, तुम देख चुके कौन से वेरियस लेयर्स होती हैं,
ठीक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, वॉम्ब होता है, ठीक है, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। इसकी वेरियस लेयर्स होती हैं। एंड इसके बाद हमने ओवरीज के स्ट्रक्चर देखा कि ओवरीज में साइड साइड में फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, और इस एरिया को कहा जाता है कॉर्टेक्स, सेंटर वाले को मेडुला कहा जाता है। ये फॉलिकल्स कैसे डेवलप करती हैं ये हम पढ़ चुके हैं। देन यूट्रस की लेयर्स के बारे में दे रखा है कि कौन सी लेयर कैसे काम करती है। यहाँ पर एंडोमेट्रियम शेड करते हैं ड्यूरिंग मैस्चुरेशन, ये चीज हम समझ चुके हैं डिटेल में। ये रह गया है कि मायोमेट्रियम कैसे डिलीवरी में हेल्प करती है, ये पढ़ेंगे जब डिलीवरी का पार्ट आएगा। वजाइना के बारे में देखा। इसके पास बार्थोलियन ग्लैंड होती है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। वुल्वा के बारे में देखा, ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनिटल कहलाता है। मेमरी ग्लैंड देखी, इसके अंदर कैसे कैसे मिल्क सिक्रेट होकर बाहर आता है। इसके हार्मोन्स के बारे में देखा, कौन से हार्मोन इसमें हेल्प करते हैं। और जो मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट लिखनी होती है। रिच होता है आईजीएम में, रिच होता है प्रोटीन। बच्चे लिखाते हैं इट इज वेरी हेल्थी फॉर चाइल्ड, इट इज वेरी हेल्थी फॉर मदर, पता नहीं क्या लिखाते हैं, ये नहीं लिखते, ये दो पॉइंट लिखते ही नहीं कभी। तो ये हमेशा याद रखना, ये पॉइंट नहीं लिखोगे कभी भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। oogenesis पढ़ी हमने प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड करके oogonia सेल बनाती है जो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसका अरेस्ट जो होता है वो टूटता है प्यूबर्टी के दौरान, देन इसका आता है तब टूटता है। इसका सेकंड अरेस्ट जो मियोसिस 2 के दौरान लगा हुआ होता है एंड यहाँ पर ओवम बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर वेरियस लेयर कौन कौन सी होती है ओवम की देख लो जरा। जोना पैलिसुडा होती है, कोरोना रेडिएटा होती है, ठीक है। इस कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं, इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो सब्सटेंस होता है, यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए जो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस का नाम होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस। सीमेंटिंग सब्सटेंस वर्ड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम था स्पर्म के हेड पे, वो एक सीमेंटिंग लिखा होगा कि वो डिसॉल्व करने में हेल्प करता है सीमेंटिंग सब्सटेंस को। तो सीमेंटिंग सब्सटेंस क्या होता है, जो वेरियस सेल्स को एक साथ जोड़े हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, सीमेंटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, इसके हार्मोन्स के बारे में देखा कि कौन कौन से वेरियस फंक्शन करते हैं। इतना अगर कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एंट्रेंस और सीबीएसई का नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सी हेडिंग थी, मैस्चुरेशन, तो हमें थर्ड हेडिंग डालनी पड़ेगी। फर्स्ट था मेल पार्ट, सेकंड था फीमेल पार्ट एंड थर्ड इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन ऐसा लगा लो, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी, सबसे पहले शुरू होगी क्वाइटिस से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो थोड़ा क्विक रिव्यू बता देता हूँ किस तरीके से फर्टिलाइजेशन चलती है। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो स्पर्म होता है वो रिलीज कर दिया जाता है नियर सर्वेक्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का पेनिस होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, नियर सर्वेक्स जो सीमेन होता है उसको रिलीज कर देता है। सर्वेक्स की दो ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो होती है नियर वजाइना होती है और इंटरनल होती है नियर यूट्रस। देन स्पर्म जो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने से पहले स्पर्म से रिलेटेड एक बात लिखी होती है। स्पर्म जो होते हैं, जैसे मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर स्पर्म रिलीज हो गए, स्पर्म एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकें, और इस स्ट्रक्चर को कोएगुलम कहा जाता है, ठीक है। तो स्पर्म जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कोएगुलम कहा जाता है। ये कोएगुलम जो होता है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से डिसॉल्व कर दिया जाता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए एक सेमिनल वेसिकल का एक हार्मोन या एक स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो तुम्हें याद आ रहा हो प्रोस्टाग्लैंडिन, हमने क्या पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये जो हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल यूट्रस में, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, जैसी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ये जो कोगुलम होगा ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब स्पर्म अलग अलग हो जाएंगे और ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। स्पर्म जो होंगे बहुत सारे मर जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर वेरियस फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फैगोसाइटिक उन सेल्स को कहा जाता है जो बाहर से, मतलब बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स ना हो और कोई पार्टिकल्स ऐसा हो जो बॉडी के बाहर से आ रहा हो उनको मारने में हेल्प करेंगे, तो उन्हें फैगोसाइटिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर स्पर्म रिलीज हुए, स्पर्म ने अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए कोगुलम बनाया, कोगुलम डिसॉल्व हुआ, स्पर्म अलग अलग हो गए, स्पर्म ने आगे मूव करना स्टार्ट करा और बहुत सारे स्पर्म जो थे वो मर गए इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से। स्पर्म जो है वो रैपिडली मूव करके पहुंचा कहाँ पर, वो रैपिडली मूव करके पहुंचा एम्प्यूला तक। एम्प्यूला पे आया कौन,
ओवा और दोनों ने फर्टिलाइज कर लिया। अब यहाँ तो ये सुनने में आसान लग रहा है, अलग है, पर यहाँ पर बहुत सारे तामझाम पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कि स्पर्म आया, ओवा आया और इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला स्टेप है, यहाँ पर बहुत ज्यादा तामझाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन तामझाम को अभी समझेंगे। थोड़ा क्विक रिव्यू था कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस चल, स्पर्म का रिलीज होगा, स्पर्म की मूवमेंट होगी और ओवा और स्पर्म की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो यहाँ पर अब जरा लिखना स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो प्रोसेस होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस of fusion of it is a process of fusion of haploid male gamete which is sperm, haploid male gamete which is sperm, and haploid female gamete which is ovum। ठीक है, टू फॉर्म, इसलिए होती है इनकी फ्यूजन, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो अब जरा यहाँ के स्टेप्स लिखने स्टार्ट करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे चलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड स्टेप्स। तो किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होती है? ये जो प्रोसेस होती है जब सक्सेसफुल होती है, जब ओवम एंड स्पर्म मीट कर जाते हैं एम्प्यूला पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। तो सबसे पहले होता है क्वाइटिस, क्वाइटिस का दूसरा नाम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड लास्ट कॉपुलेशन। ठीक है, तो तीन नाम है, तीनों का एक ही मतलब है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वाइटिस होगा, देन इसके बाद क्वाइटिस के बाद स्पर्म जो होंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्वाइटिस के बाद स्पर्म जो होंगे वो कर दिए जाएंगे रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पर्म होगा, वैसे स्पर्म नहीं कहा जाता, कहा जाता है सीमेन। स्पर्म और सीमेन जो होगा वो कर दिया जाएगा रिलीज्ड, मेल पीनिस के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, रिलीज। ठीक है, और रिलीज्ड को हम बायोलॉजिकल वर्ड में कहते हैं इजैकुलेशन, इजैकुलेटेड। ठीक है, इजैकुलेटेड इनटू वजाइना नियर सर्वेक्स। ठीक है, नियर सर्वेक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ? स्पर्म को रिलीज कर दिया गया, इजैकुलेट कर दिया गया। This process is called insemination. This process is called insemination। ठीक है, तो यहाँ पर जो insemination वर्ड है ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल इंसेमिनेशन। नेचुरल इंसेमिनेशन किसे कहेंगे? जब भाई जो हस्बैंड होगा, रियल हस्बैंड होगा, उस रियल हस्बैंड का स्पर्म जो होगा वो रिलीज होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? नेचुरल इंसेमिनेशन। और अगर किसी डोनर से, ठीक है, किसी अगर मान लो जो हस्बैंड है उसके पास स्पर्म प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए गए हैं, तो वहां पर क्या करा जाएगा? किसी डोनर से लिया जाएगा स्पर्म और उस डोनर के स्पर्म को एंटर करवाया जाएगा इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है, निडल्स एसेट्रा। ठीक है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट रिलीज करवा जाएगा, तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, डिपेंड करता है कि स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं उसके बेसिस पे। इंसेमिनेशन में जो ये स्पर्म होंगे वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो स्पर्म होंगे इंसेमिनेशन में रिलीज होंगे, और कितने स्पर्म रिलीज होंगे एक इंसेमिनेशन में? अराउंड 300 मिलियन, 200 to 300 मिलियन जो होंगे स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? अप्रॉक्स 200 to 300
मिलियन स्पर्म जो होंगे वो क्या करवा दिए जाएंगे, आर रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पर एक बीमारी होती है जो मैंने शायद पहले पढ़ाई थी कि अगर स्पर्म का काउंट कम हो जाए, अराउंड से 50 मिलियन या 20 मिलियन से कम हो जाए, तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया नाम की डिजीज कहते हैं। किसी को याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने? एक इजैकुलेशन में 3 to 5 ml स्पर्म होता है, और अगर उसमें स्पर्म का काउंट कम हो, स्पर्म उसके अंदर कम हो, तो उसे क्या बीमारी को कहा जाता है, ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। होप याद होगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स को रिलीज करवाया जाता है। स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो वो फॉर्म कर लेते हैं कोआगुलम। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर अभी बताया था, डायग्राम समझाया था जो, तो फॉर्मेशन ऑफ कोआगुलम, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है कोआगुलम। और कोएगुलम क्या स्ट्रक्चर होता है, जब स्पर्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, उसे कहा जाता है कोएगुलम। तो फॉर्मेशन ऑफ कोएगुलम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो बहुत सारे स्पर्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं रिलीज होने के बाद, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, कोएगुलम कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली स्पर्म रिलीज होने के बाद क्या हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, कोएगुलम कहा जाता है। नेक्स्ट, ये जो कोगुलम होगा वो क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, स्पर्म अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कोगुलम अलग अलग हो जाएंगे स्पर्म इस कोगुलम से, और किस तरीके से होंगे उस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा ऑफ कोएगुलम, ऑफ कोएगुलम, इस कोएगुलम का डिसोल्यूशन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जिसकी हेल्प से हो पाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, एंड फिब्रिनोलाइसिन, 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 ये दोनों कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये दोनों के दोनों, बताओ ये हार्मोन्स कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और फिब्रिनोलाइसिन? कहीं पढ़ा था हमने इनके बारे में? बताओ जल्दी। कहीं नहीं पढ़ा था इनके बारे में भाई? देव, इशिता है, इशिता, हाँ बताओ भाई। सर आदित्य सर, पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, किस ग्लैंड में पढ़ा था? एसेसरी ग्लैंड जो थी जिसका नाम था सेमिनल वेसिकल। ठीक है, कौन सी ग्लैंड थी, सेमिनल वेसिकल। और उस सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन के अंदर हमने पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, और उसी के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, अबाउट फिब्रिनोलाइसिन। तो एक बार देख लो कि कहाँ है, सामने पढ़ा था। ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो होती है वो एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस को होती है। इसकी जो सिक्रीशन होती है उसमें फिब्रिनोजन, अल्कलाइन सिक्रीशन, ठीक है, एंटीक्लोटिंग प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन देखने को मिलता है। फिब्रिनोलाइसिन कहाँ देखने को मिलता है, इसी की सिक्रीशन में होता है फिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम से हार्मोन देखने को मिलता है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, जिसकी हेल्प से जो ये डिसोल्यूशन होता है कोगुलम का वो अकर होता है। ठीक है, तो उसको याद आ गया होगा कहाँ हमने ऐसा पढ़ा था। डिसोल्यूशन हो जाएगा कोगुलम का, ठीक है, और ये जो कोगुलम होगा वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर जो इनिशियल स्पर्म की मूवमेंट होगी वो किसकी हेल्प, किसकी वजह से होगी, इनिशियल जो स्पर्म की मूवमेंट होती है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाने में हेल्प करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का हार्मोन। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा होता है इनिशियल, इनिशियल या इनिशियली। स्पर्म जो होंगे इनिशियली मतलब शुरुआत में, जो स्पर्म होंगे, स्पर्म मूव मूव बाय मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम समझ चुके हो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की वजह से इनिशियल मूवमेंट ऑफ स्पर्म होती है। जैसे स्पर्म की इनिशियल मूवमेंट हो जाती है उसके बाद स्पर्म अपनी मूवमेंट शो करता है। ठीक है, इनिशियल मूवमेंट के बाद स्पर्म अपनी मूवमेंट शो करता है, अपनी टेल की हेल्प से मूवमेंट शो करता है। ये फर्स्ट टाइम होता है जब स्पर्म मूवमेंट शो करता है, ये बात याद रखना। स्पर्म इससे पहले कहीं पे भी खुद मूवमेंट नहीं शो करता। ये एंट्रेंस का क्वेश्चन होता है कि स्पर्म सबसे पहली बार कहाँ मूवमेंट शो करता है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देन स्पर्म मूव करना स्टार्ट करता है, देन स्पर्म
मूव टूवर्ड्स, देन स्पर्म मूव टूवर्ड्स, कहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है? स्पर्म टूवर्ड्स ओविडक्ट, ठीक है, स्पर्म मूव करने लग जाता है टूवर्ड्स ओविडक्ट, ठीक है। एंड कितने पहुंच पाते हैं वहां तक, ओविडक्ट तक? ओनली 100, ठीक है, ओनली 100, ठीक है, ओनली 100 स्पर्म, सिर्फ 100 स्पर्म जो होते हैं आर लेफ्ट, ठीक है, सिर्फ बचते हैं 100 स्पर्म जो कहाँ तक पहुंच पाते हैं? ओविडक्ट तक, ठीक है। क्यों सिर्फ 100 ही बच पाते हैं? ड्यू टू, क्या कारण होता है स्पर्म के बनने का? ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ यूट्रस, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। एंड वहां पर बहुत सारी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फैगोसिटिक सेल्स अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो हमारे डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज में आती है मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, तो वो किस में हेल्प करती है? फैगोसिटिस में, ठीक है। तो मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फैगोसिटिस कहेंगे। किलिंग ऑफ पैथोजन या किलिंग ऑफ एनी पार्टिकल इज नोन एज फैगोसिटिस। यहाँ पर जो स्पर्म होते हैं मोस्टली फैगोसाइटिस कर दिए जाते हैं, सिर्फ 100 स्पर्म बचते हैं जो ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। तो ये बात तुम समझ गए होगे कि ओलिगोस्पर्मिया के अंदर जो पर्सन होता है उसको बीमार क्यों कहा जाता है, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया के अंदर क्या कहा था कि 16 से शायद 20 मिलियन स्पर्म होंगे अगर उस बंदे के अंदर, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया बीमारी कहा जाएगा। तो माइंड में बच्चों को क्वेश्चन आता है यार 16 मिलियन तो हो गए, 160 लाख स्पर्म, 160 लाख स्पर्म कम है, ठीक है, तो बिल्कुल कम है यहाँ पर, इस वजह से कम है। ये एसिडिक नेचर और फैगोसिटिस क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी कारण होते हैं फर्टिलाइजेशन ना होने के, जैसे उसी टाइम पे ओवा नहीं आया उस जगह पे। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, स्पर्म जो होगा वो क्या नाम है, और ज्यादा मूव करेगा और पहुंच जाएगा एट लास्ट टुवर्ड्स एम्ब्यूला। नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होगा यहाँ पे, अभी पहुंचा नहीं है, वो मूव कर रहा है विडक्ट की तरफ। अब यहाँ पर होगा एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, स्टार्ट एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए अगर तुम नोटिस करो कौन कौन सी चीजों ने वर्क करा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो आपस में लिंक है, ठीक है, एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मली स्पर्म के अंदर भरा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उसके हेड के अंदर क्या भरा हुआ होता है? कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है। और ये मान लो स्पर्म का हेड है, इसके अंदर भरा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल दिया जाता है और इसके अंदर एंट्री करवा दी जाती है कैल्शियम की, ठीक है। जैसी कैल्शियम की एंट्री होती है स्पर्म के हेड के अंदर बहुत तगड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है स्पर्म की। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिटेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? स्पर्म के हेड के अंदर कैल्शियम आना और उसके हेड के अंदर से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकलना, दिस इज नोन एज कैपिस्टेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन को कहा जाता है कैपिस्टेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कैपिस्टेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक डिवाइस होता है जो 4th चैप्टर में जिसने पढ़ा होगा उसके अंदर एक डिवाइस पढ़ा होगा जिसका नाम होता है कॉपर टी। किसी ने पढ़ा 4th चैप्टर अबाउट कॉपर टी? Yes, sir. चलो तो बढ़िया है, कॉपर टी के बारे में पढ़ा। कॉपर टी जो होता है वो अपने अंदर से रिलीज करता है कॉपर, ठीक है, फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको लगा दिया जाता है और वो रिलीज कर रहा, तो कॉपर, मेरे हिसाब से मैंने चार्ज गलत लिख दिया, शायद -2 होता है कॉपर पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ Cu लिख दे रहा हूँ मैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो यहाँ पर कॉपर कॉपर कॉपर, ये कॉपर रिलीज करता है कॉपर टी, और माना जाता है कॉपर टी जिस फीमेल ने लगवा रखा है अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो इस तरीके से होता है टी शेप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉपर टी लगवा रखा है तो कॉपर आयन से रिलीज होंगे और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन नहीं करने देंगे। क्यों करने देते भाई? कि कॉपर टी जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं? ये जो कैल्शियम एंटर हो रहा होता है, स्पर्म मान लो रिलीज हो गया और इसके अंदर कैल्शियम एंटर होने जा रहा होता है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, तुम नहीं सकते इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल तो निकल जाएगा इसके अंदर से, इसके अंदर कॉपर नहीं जा, और इसके अंदर कैल्शियम नहीं जा पाएगा। मतलब किस प्रोसेस को रोक रहे हैं? कॉपर टी किस प्रोसेस को रोक रही है जरा बताओ, किस प्रोसेस को रोक रही है? देव, कॉपर टी जो होता है वो कॉपर रिलीज करके किस प्रोसेस को रोक रही है? लॉजिकली किस प्रोसेस को रोक रही है? समझ में आ रहा है किस प्रोसेस को रोक रही है? कैपिस्टेशन रिएक्शन मैंने क्या बताई थी? कैपिस्टेशन रिएक्शन का मतलब था स्पर्म के अंदर से कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा और स्पर्म के अंदर कैल्शियम चला जाएगा।
जैसे कैल्शियम स्पर्म के अंदर जाता है, स्पर्म की बहुत जल्दी 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 मूवमेंट होने लग जाती है और एम्प्यूला तक पहुंच जाता है, फर्टिलाइजेशन फिर होने लग जाती है। कॉपरेटी किसी फीमेल ने लगवा रखी है, वो रिलीज करती है कॉपर, इसलिए उसका नाम है कॉपरेटी, कॉपर से बनी हुई होती है। कॉपर के आयंस जो होते हैं वो कैल्शियम ब्लॉक कर देते हैं, कैल्शियम की एंट्री नहीं होने देते। कैल्शियम की एंट्री नहीं होती तो कौन सी प्रोसेस बंद हो गई, नाम बताओ। अरे अब तो बोल लो यार, अब तो अब भी नहीं समझ में आया। Capitation reaction. कैपिस्टेशन रिएक्शन बंद हो गया। अब कैपिस्टेशन रिएक्शन अगर बंद हो गई तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो नहीं पहुंच पाते एम्प्यूला तक, एम्प्यूला तक नहीं पहुंच पाते तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपरेटी किस प्रोसेस को रोकता है, कॉपरेटी कैपिस्टेशन रिएक्शन को रोकता है। इसलिए बच्चे फोर्थ चैप्टर अच्छे से पढ़ तो लेते हैं पर एंट्रेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाते फोर्थ चैप्टर के, क्योंकि लॉजिक ही नहीं पता होता उसका। वहां पर वो स्पेसिफिक रीजन मांग रहे होते हैं कि वो किस कर रही होती है। ठीक है, तो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ कैपिस्टेशन रिएक्शन होती है आफ्टर 7 to 8 आवर, आफ्टर 7 to 8 आवर्स, आफ्टर 7 to 8 आवर्स कैपिस्टेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म होता है ये कितने टाइम बाद होता है, स्पर्म के रिलीज होने के 7 से 8 घंटे बाद। आफ्टर 7 to 8 आवर कैपिस्टेशन रिएक्शन अकर, कैपिस्टेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, कैपिस्टेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ये भी जरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग कैपिस्टेशन रिएक्शन, यहाँ पर एक नोट लिखना पड़ेगा। कैपिस्टेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन कैपिस्टेशन रिएक्शन, कैपिसिटेशन रिएक्शन, रिएक्शन एंट्री ऑफ कैल्शियम, इसके दो फंक्शन होते हैं कैल्शियम के, अभी आगे पता चलेगा। एंट्री ऑफ कैल्शियम अकर इनसाइड स्पर्म, उसके हेड के अंदर। ठीक है, एंड रिलीज ऑफ स्पर्म के हेड के अंदर से रिलीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, एंड रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म, तो कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर देता है अपने अंदर और अपने अंदर कैल्शियम को एंटर करवा लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपिस्टेशन रिएक्शन। और ये कैपिस्टेशन रिएक्शन होते ही स्पर्म की बहुत ही रैपिड मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए स्पर्म के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ने और एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म ने वर्क करा। अब यहाँ पर जैसे स्पर्म की एक्टिवेशन होती है, यहाँ पर बहुत तगड़ी मूवमेंट होने लग जाती है स्पर्म की, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा फास्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म होने लग जाएगी, फास्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म, स्पर्म की फास्ट मूवमेंट होने लग जाएगी, स्टार्ट्स एंड दे मूव, एंड दे मूव टुवर्ड्स एम्प्यूला, और वो कहाँ की तरफ मूव कर जाएंगे, एम्प्यूला की तरफ, एंड दे मूव टुवर्ड्स एम्प्यूला रैपिडली। ठीक है, तो अब जाके वो एम्प्यूला तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये बतानी जरूरी होती है दो प्रोसेस। नेक्स्ट, एम्प्यूला तक जैसे पहुंच जाएंगे यहाँ पर क्या होगा, वो मीट कर जाएंगे फीमेल गैमेट से। तो यहाँ पे लिखेंगे एट एम्प्यूला, एट एम्प्यूला स्पर्म जो होगा, स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की कौन सी डिवीजन रुकी हुई होगी इस टाइम पे, जल्दी बताओ। मियोसिस 2। ठीक है, एट एम्प्यूला स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte मीट, ये दोनों मीट कर जाएंगे। ठीक है, विद ईच अदर, विद ईच अदर। अब यहाँ पर ये मीट कर चुके हैं और जैसे ही एक दूसरे से मीट करेंगे तो एक नई रिएक्शन शुरू होगी जिसका नाम होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम किसे कहते थे जरा कोई बताएगा, व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, व्हाट इज एक्रोसोम। देन एक्रोसोम क्या था, स्पर्म के अंदर था, चलो अब बता देता हूँ और हिंट और क्या दूं इससे ज्यादा। एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट, अभी तो दिखाया था थोड़ी देर पहले कि स्पर्म के हेड के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और स्पर्म के हेड को क्या कहा जाता है, एक्रोसोम कहा जाता है। वो जो एंजाइम होते हैं उनका नाम होता है हाइलुरोनिडेज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम,
एंड स्पर्मलाइसिन या एक्रोसिन, याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ा था गलती से अभी थोड़ी देर पहले, मैंने रिवाइज क्यों करवाया था पहले का, इसलिए sir. रिवाइज करवाया था ताकि Yes, sir. पढ़ा रहे। तो फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, स्पर्म रिलीज होगा, वो कोगुलम बनाएगा, कोगुलम डिसॉल्व होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोग्नालाइसिन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस की वजह से इनिशियल मूवमेंट होगी, 100 स्पर्म ही पहुंच पाएंगे ओविडक्ट तक, ठीक है। कैप्स्टेशन रिएक्शन उसकी ऑर्थोगोडी मूवमेंट करवाएगी और पहुंच जाएगा एम्प्यूला पर, एम्प्यूला को मीट कर जाएगा ओवम से। अब हमें पता है भाई सेकेंडरी oocyte से अगर वो मीट कर चुका है तो उसके इतने सारे लेयर, उतने सारे लेयर को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? वेरियस एंजाइम चाहिए, और ये वेरियस एंजाइम कहाँ होते हैं? स्पर्म के हेड के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट जो होती है रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम होता है एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब होता है एक्रोसोम के जो स्पर्म के एंजाइम है वो रिलीज हो जाएंगे और वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे लेयर्स ऑफ ओवा की, ठीक है। वैसे भी, और हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे पता क्या सोचते हैं, एंट्रेंस में क्वेश्चन लिखा होगा ये स्पर्म है, ये ओवम है, इस स्पर्म ने इस ओवम को टच कर दिया, और सेकंड कंडीशन, इस स्पर्म का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया। किस प्रोसेस में मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, इसमें या इसमें? मियोसिस 2 किस में कंप्लीट होगी, ए में या बी में? पहले तुम अपना दिमाग लगा लो, गलत है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्पर्म के टच करते ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, एंट्रेंस में बहुत ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अ सेकेंडरी oocyte complete it meiosis 2 when sperm touch it, when fusion of sperm and ovum occur, ठीक है। when sperm does not touch it, none of the above, ठीक है। तो स्पर्म के टच करते ही बिल्कुल से टच कर गया वैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। ये बात याद रखना है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का इंतजार नहीं करा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन में रिलीज होते हैं, तो मैंने एग्जांपल इसके से लिखा था, पहले गलत कर लो उसके बाद सही आंसर सुनोगे तो याद रहेगा लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीज होता है एंजाइम्स फ्रॉम एक्रोसोम, एक्रोसोम से रिलीज होते हैं एंजाइम, रिलीज ऑफ एंजाइम फ्रॉम एक्रोसोम। और ये जो एंजाइम रिलीज होते हैं एक्रोसोम से वो कौन कौन से होते हैं, तो इन एंजाइम का नाम होता है एक्रोसोमल एंजाइम्स आर, दिस एंजाइम्स आर नंबर 1 कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, पेनिट्रेटिंग एंजाइम। नेक्स्ट यहाँ पर रिलीज होता है एंजाइम जिसका नाम होता है हाइयालुरोनिडेज, ये जरूरी नहीं यहीं पर देखने को मिलता है हाइयालुरोनिडेज, ठीक है, बहुत जगह देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। सी यहाँ पर देखने को मिलता है एक्रोसिन, स्पर्मलाइसिन का दूसरा नाम होता है एक्रोसिन। तो बाद में मत चेप होने लग जाना सर ये एक्रोसिन कौन सा एंजाइम, आपने तो सुना ही नहीं, आपने तो स्पर्मलाइसिन लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एंजाइम्स होंगे तोड़ना स्टार्ट कर देंगे वेरियस लेयर्स ऑफ ओवा को, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होगा, कोरोना, इनका फंक्शन लिख दूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, अभी बहुत सारी बची हुई प्रोसेस, ठीक है। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो होगा ये क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा कोरोना रेडिएटा को, ब्रेक कोरोना रेडिएटा, इसका काम होता है ब्रेक करना कोरोना रेडिएटा लेयर को, इट ब्रेक कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट, और ये पूरी तरीके से भी ब्रेक नहीं करता है, जैसे यहाँ लो यहाँ से एंटर कर रहा तो यहाँ की लेयर ब्रेक करता रहेगा, इधर इधर की लेयर थोड़ी ब्रेक करेगा, जहां से एंटर कर रहा है इसको हम उतनी ब्रेक करेगा ना। एक बहुत बड़ी दीवार है, तुम बीच में से तोड़ रहे हो तो बीच बीच का एरिया ही गायब होगा, साइड साइड का एरिया नहीं गायब होगा ना, तो इसलिए बात याद रखना। तो यहाँ पर ये लिखा रहता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ब्रेक कोरोना रेडिएटा एट मैनी प्लेसेस, ठीक है, नॉट कंप्लीटली, मैनी प्लेसेस मतलब जहां से एंटर कर रहे होंगे स्पर्म, सिर्फ वहीं से, ठीक है। हाइयालुरोनिडेज, हाइयालुरोनिडेज, हाइयालुरोनिडेज जो होगा वो क्या करेगा, ये डिसॉल्व कर देगा सीमेंटिंग सब्सटेंस को। अभी सीमेंटिंग सब्सटेंस वर्ड मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ताकि तुम्हें यहाँ पर आके कंफ्यूजन ना हो, दोबारा बता देता हूँ। सीमेंटिंग सब्सटेंस क्या होता है, वेरियस सेल्स को एक साथ चिपका के रखने के लिए, ठीक है, वेरियस सेल्स को एक साथ चिपका के रखने के लिए जिस सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है उस सब्सटेंस का नाम होता है सीमेंटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है सीमेंटिंग सब्सटेंस ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स के सीमेंटिंग सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है,
और थर्ड एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एक्रोसिन। थर्ड एंजाइम विच इज एक्रोसिन। एक्रोसिन जो होता है ये किसको ब्रेक करता है? इट पेनिट्रेट, ब्रेक नहीं लिखते यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है होल करना। इट पेनिट्रेट जोना पेलिसुडा, तो ये हेल्प करता है पेनिट्रेट करने में जोना पेलुसिडा को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट अबाउट एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई यहाँ पे भाई, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे स्टेप्स रह रहे हैं। और बहुत सारे स्टेप्स मतलब तुम्हें अभी समझना है। जो मेन इसमें अभी रह रहा है वो रह रहा है पॉलीस्पर्मिया। ठीक है, व्हाट इज पॉलीस्पर्मिया? पॉलीस्पर्मिया का मतलब होता है कि एक ही स्पर्म एंटर करना चाहिए भाई ओवा के अंदर, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं करना चाहिए। और वो कौन कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है उस चीज के बारे में जानना है। कौन भैया गायब हुए हैं? थर्गो। चलो ठीक है, तो क्लास में एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। इस महीने मौज ले लो, जैसे मेरे पेपर खत्म होंगे फिर थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर।